हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक MCQ 23 से रिलेटेड होने वाला है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे तैयार किया गया है। एंड मैं बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, दे कैन डायरेक्टली बाय अस फ्रॉम अस. They can directly buy this from us, and they will just have to call me at my number, which is 8101065300. Call me or WhatsApp me to get the note. ठीक है। नोट्स की प्राइसेस अभी बहुत कम है। नोट्स की प्राइसेस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में मिल जाएंगी पर पेपर। एंड आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस जो है, इसी तरह के कंटेंट्स जो है आपको यूट्यूब पे मिलते रहे। साथ ही इग्नू के अपडेट्स के लिए भी आप हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारे टॉपिक में दो पार्ट हैं एक्चुअली। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, एंड साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसके इंटेंट को। ठीक है ना। इसका दूसरा हिस्सा होगा व्हाई इज रिसोर्स बेस्ड व्यू पॉइंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। क्यों रिसोर्स बेस्ड जो व्यू होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 का ए, जो कि होने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है। एंड उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी एंड आई होप कि ये काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। So the strategic management process refers to the continuous planning, monitoring, analysis and assessment that organizations undertake to meet their long term objectives, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट करके उन लोगों ने छोड़ दिया। उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगला प्रोजेक्ट लेना, फिर उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, फिर उसको चलाना, फिर उसके रिजल्ट को, उसके आउटकम को चेक करना, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस एक चीज है, डायनेमिक एक चीज है जो कि हमेशा चलती रहती है, राइट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग, है ना। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसको देखते हुए, एंड ताकि उसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, किसी भी बिजनेस का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, खुद की कंपनी को बड़ा बनाना है ना, बिजनेस उसका बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This process involves making key decisions regarding the direction of the organization, ensuring that the resources are used effectively, and adapting strategies to external and internal changes, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको डिसीजंस लेना होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, या पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को यूजफुली अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें, इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजीज भी बनानी होती हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस को लेकर के, राइट। क्योंकि चेंजेस हमेशा होते रहते हैं किसी भी बिजनेस में, तो उसको लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना, उसको ठीक तरीके से प्लान करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट्स व्हाट इट डज, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ साइक्लिकल एंड डायनेमिक प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये साइक्लिकल है, ये हमेशा चलते रहता है, ये रुकता नहीं है कभी भी, है ना। तो डायनेमिक प्रोसेस दैट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको, और इवेलुएट कर रहे हैं उनके आउटकम्स को, क्या रिजल्ट हम लोग को निकल करके आ रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, पानी पीऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसके की स्टेप्स को आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लूं। Okay guys, so key steps in strategic management process. Strategic management process की क्या क्या steps है। सबसे पहला step है setting organizational vision and mission, है ना। तो आप ये काम क्यों कर रहे हो, है ना, आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म में आपका विजन क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्या आपका मिशन है, ये सेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट मैनेजमेंट डू, है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये काम किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू क्लियरली डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड मिशन, है ना। ये दो चीजों को डिफाइन करना कि क्या विजन है हमारा, क्या मिशन है हमारा, ये बहुत जरूरी होता है। विजन किसे कहेंगे, विजन इज अ लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव इन द फ्यूचर, है ना। विजन का मतलब यही हो गया कि आपका लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल क्या है,
जिसमें आप ये समझाने की कोशिश करते हो अपने एम्प्लॉइज को, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं एज ए बिजनेस, है ना। ये हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट था मिशन। तो आपका मिशन क्या होगा? मिशन आउटलाइंस द कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आउटलाइन करना, कि भाई समझ जाना कि इसकी हमारा मिशन है, इसको पूरा करना है। एंड व्हाट इट सीक्स टू अकॉम्प्लिश इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट टाइम में अगर आपको वो चीजें अचीव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। These elements guide strategic decision making and set the foundation for organization's strategic direction, है ना। और ये सारी elements जो हैं गाइड करती हैं strategic decision making को, एंड साथ ही साथ ये फाउंडेशन ले करती हैं कि किस तरीके से आप अपने काम को करेंगे, है ना, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ऑल ओके। दूसरा स्टेप है हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। स्वॉट मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो ये क्या होता है? ये एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, स्कैनिंग होता है। जब भी आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको पता करना होता है कि भाई ये किस तरीके से काम करेगा, राइट। ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, क्या क्या थ्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इस काम को करते हैं, तो राइट। इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्वॉट एनालिसिस में यही सारी चीजें जो है मेनली की जाती हैं। एक सेकेंड, यस, yeah. So an important part of the process is conducting a thorough analysis of both internal and external environments. SWOT analysis is used to evaluate the organization's strength, weakness, opportunities, and threats. है ना? This analysis helps organizations understand their internal capabilities and external market conditions, allowing for informed decision making. है ना? अब ये जो analysis होता है, इसमें आपको समझ में आ जाता है कि आप जो कर रहे हो उसका इन फ्यूचर क्या असर पड़ेगा, या मार्केट के ऊपर उसका क्या असर है, या मार्केट अगर आप चीजें अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो किस तरीके से आप करोगे, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में आप डिसीजंस ले लेते हो, ताकि जो डिसीजंस आप इन फ्यूचर लेने वाले हो उसको आप बहुत ही इन्फॉर्म तरीके से ले सको, है ना। डिसीजन, देखो डिसीजन लेना बहुत आसान है, लेकिन सही डिसीजन लेना मुश्किल है, और सही डिसीजन लेने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जो कि आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस करके मिलता है, राइट। एक सेकंड में जरा सा थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। ओके गाइस, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड मार्केट ट्रेंड्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे? आपके मार्केट ट्रेंड्स आ जाएंगे, कंपटीशन आ जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएंगे, रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ जाएंगे, व्हाइल इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कल्चर एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनली क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है आपको बताई गई हैं। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है सेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, है ना। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो आपको सेट करना होता है। वंस द एनवायरमेंटल एनालिसिस इज कंप्लीट, जब आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, है ना। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको समझना है। These objectives are specific, measurable, achievable, relevant and time based, है ना। स्मार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे SMART, ओके। क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, है ना। स्मार्ट आप बोल सकते हो इसको। सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव टू फुलफिल इट्स मिशन एंड विजन, है ना। तो ये स्मार्ट गोल्स हम लोग इसको बोलेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं, इनके ऊपर काम किया जा सकता है ना। तो ये हमारा स्मार्ट गोल्स हो गया, दैट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव टू फुलफिल इट्स मिशन
एंड विजन, ओके, ताकि वो अपने मिशन एंड विजन को पूरा कर सके। दे गाइड द डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प ट्रैक प्रोग्रेस, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये डायरेक्शन को भी एक तरीके से गाइड करता है, साथ ही साथ ये ट्रैक करने में भी आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाना है, किस तरीके से आप जा रहे हो और क्या क्या चीजें आपको करने हैं ताकि आपका बिजनेस और अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट व्हिच टॉक्स अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। फोर्थ की पॉइंट जो है हमारा वो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इन दिस स्टेप स्ट्रेटजीज आर डेवलप टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स, है ना। इस स्टेप में हम लोग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें, उसको अचीव कर सकें, बेस्ड ऑन द इनसाइट्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल एनालिसिस। जो हम लोग को इनसाइट्स मिले हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को ये सारी चीजें करनी होती हैं, सेट करना होता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड ऑन द बेस्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। इन स्ट्रेटजीज में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, देन बिजनेस स्ट्रेटजी एंड देन थर्ड फंक्शनल स्ट्रेटजी। डिसीजंस रिलेटेड टू ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, है ना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में हम लोग यही करते हैं, ग्रोथ अपना चेक करते हैं, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, मर्जर्स करने की कोशिश करते हैं विद डिफरेंट कंपनीज ताकि वहां पे काम और अच्छे तरीके से हो सके। पहले हम लोग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अगर एक्वायर हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग मर्जर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजीज में क्या आ जाएगा, डिसीजंस फोकस्ड ऑन हाउ टू compete इफेक्टिवली विद इन द स्पेसिफिक मार्केट, है ना। किसी स्पेसिफिक मार्केट में किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिवली, है ना, ऐसा नहीं कि आप बस मार्केट में अपना सामान उतार दिए और आपका सामान बिकना शुरू हो गया, है ना। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपका ही सामान लोग क्यों खरीदेंगे, उसके लिए आपको अपनी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी होती है ना। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे उन सारे डिसीजंस के ऊपर फोकस किया जाता है जहाँ पे आप अपने जो आपका कंपटीशन है उसको आप किस तरीके से compete करेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करने की बात की जाती है। फंक्शनल स्ट्रेटेजी, okay, so actions and decisions made by departments, marketing, HR, finance, etc to support the business strategy. Just a second guys, just a second. Okay guys, so now we will talk about the functional strategy, actions and decisions made by departments, है ना। यहाँ पे बहुत सारी strategies जो हैं different departments लेती हैं, तो उनके actions क्या होने चाहिए, उनके decisions क्या होने चाहिए, इसको लेकर के भी आपको strategy तैयार करनी पड़ती है। Okay, so actions and decisions made by departments, यहाँ पे departments बहुत सारे हैं, marketing, HR, finance to support business strategy. Okay, business strategy को support करने के लिए जिन actions और decisions की आप बात कर रहे हैं, आप जो लोगे उसी को हम लोग फंक्शनल स्ट्रेटजी में रखेंगे। पांचवा पॉइंट है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब देखो स्ट्रेटजी तो हम लोग खेल रहे हैं काफी देर से, अब इसके इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो ये स्टेप उसी के बारे में बात करता है। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजीज, है ना। जो भी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं ऑलरेडी, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इस स्टेप में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फोकस इज ऑन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मोबिलाइज करोगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाओगे। अलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर एंड प्रोसेस एंड इंश्योरिंग दैट द स्ट्रेटजीज आर इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, है ना। देखो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उसके कल्चर, उसके प्रोसेस को अलाइन करना है। अलाइन मतलब दोनों एक ही साथ चलना चाहिए, है ना। दोनों एक साथ उसको ध्यान में रख करके चीजों को जो है आपको प्लान करनी है, आपको स्ट्रेटेजी बनाना है और फिर उसको आप इंप्लीमेंट भी करना है ताकि इफेक्टिवली आपका जो अचीव आप करना चाह रहे हो वो आप उसको कर पाओ, है ना। स्ट्रेटेजीज आर इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली तभी हो पाता जब आप अलाइन कर पाते हो, है ना। Managers and employees are responsible for carrying out the strategic initiatives. या फिर managers और employees responsible होते हैं strategic initiatives को carry करने के लिए। It also involves allocating resources. यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, resources को allocate किया जा रहा है, चाहे वो capital resources हो, human resources हो या फिर technology हो, to support the strategy. Sixth key point है यहाँ पे स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, है ना। अब इंप्लीमेंटेशन हो जाने के बाद उसको कंट्रोल करना, उसको इवैल्यूएट करना कि काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस फेज इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स।
It ensures that the organization stays on track to meet its objectives and allows for adjustment if necessary, है ना। तो ये इंश्योर करता है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो स्टेप है हमारा, ये इंश्योर करता है इस चीज को लेकर के कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही ट्रैक पे चल रहा है और इसी ट्रैक पे चलते हुए आपको जो जो आपके अचीवमेंट्स आप उसको अचीव कर पाओगे, राइट। Okay guys, so key performance indicators KPIs and regular assessments are used to determine the effectiveness of the strategy. तो यहाँ पे KPIs का इस्तेमाल किया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो कितना इफेक्टिवली काम कर पा रहा है ना, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक की जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में, जो कि हमारा इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है, आप बोल सकते हो। स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द ओवर आर्किंग, ओके, ओवरआर्किंग, मैं ओवर अचीविंग बोलने वाला था। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज द ओवरआर्किंग गोल एंड एम्बिशन दैट गाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड एक्शन। देखो, एक तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है, राइट। तो ओवरआर्किंग जो यहाँ पे गोल की बात की जा रही है, आपके लॉन्ग टर्म गोल की बात की जा रही है कि आपका लॉन्ग टर्म में आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म में आप क्या पाना चाह रहे हो, राइट। इसके ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है। द स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज ओवरआर्किंग गोल और एम्बिशन, यस, और एम्बिशन दैट गाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड एक्शन, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या डिसीजन होगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, क्या स्ट्रेटेजिक एक्शंस आप लोगे, ये आपका ओवरआर्किंग गोल ही जो है डिसाइड करता है, आपके एम्बिशन ही डिसाइड करते हैं, राइट। इट रिप्रेजेंट्स द फर्म्स लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फर्म का जो है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस को, लॉन्ग टर्म में क्या आप अचीव करना चाहते हो, एस्पिरेशंस क्या है आपकी, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एंड प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन फॉर अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। और ये क्लियर डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हो। जैसे कि मेरे केस में कॉमर्स पाठशाला को मैं बेहतर बनाना चाह रहा हूँ, बट स्ट्रेटेजी शायद मेरी ठीक तरीके से काम नहीं करी, इसकी वजह से मेरे कॉम्पिटिटर्स काफी आगे बढ़ रहे हैं, राइट। So I will have to change my strategy at this point of time, to track more, students so that they could get benefit as well. क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि पढ़ाते नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट स्टिल दे हैव सो मेनी सब्सक्राइबर्स, सो मेनी व्यूज दे गॉट, बट एंड मी ऑन द अदर हैंड गॉट नथिंग एक्चुअली। हमारे पास ना ही व्यूज ज्यादा आते हैं, हालांकि जो जो आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स वॉच करते हैं, उनको बहुत फायदा होता है, दे गेट एटलीस्ट 70 to 80% इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो ये बेनिफिट्स जो हैं जो कि उन लोगों को मिलती हैं एंड होपफुली आगे भी मिलेंगी। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे वही सारी चीजें हैं ना, कि लॉन्ग टर्म में आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीजें। अनलाइक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज अ ब्रॉडर, सो सॉरी, unlike specific objective, strategic intent is a broader and more aspirational vision of what the organization strive to achieve, है ना। जो strategic objectives होते हैं, specific objectives होते हैं, strategic intent जो होता है वो broader होता है and more aspirational होता है vision उसका जो, and उसको आप achieve करने की कोशिश करते हो। characteristics की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला है focused and clear, है ना। strategic intent का मतलब, intent का मतलब क्या होता है भाई, पहले ये समझो। intent का मतलब होता है आप क्या करना चाहते हो, आपका चाहत क्या, आपकी नीयत क्या है, नीयत, intent नीयत, ओके। तो नियत, आप क्या करना चाहो, सो आपका नियत क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड सिंपल फोकस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। दूसरा पॉइंट है यूनिफाइंग एंड मोटिवेशनल, इट इंस्पायर्स एम्प्लॉइज। आपका जो नियत है वो लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, यूनिफाई होकर के काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को जल्दी अचीव कर पाओगे। इट इंस्पायर्स एम्प्लॉइज एंड द स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल, है ना, राइट। तो आप, एक मिनट, किसी ने मुझसे नोट्स बाय किया है, मैं मुझे उसको रिप्लाई करना है, जस्ट अ सेकंड, नहीं तो फिर बस काफी मैसेजेस आते रहेंगे, जस्ट अ सेकंड। यस, आई हैव गॉट द अमाउंट। Okay guys, so yeah, where I was, unifying and motivation. So it inspires employees and the stakeholders to work toward a common goal. Third point talks about the long term focused, है ना। ये पहला वाला फोकस क्लियर वो तो है ही, प्लस एक लॉन्ग टर्म फोकस्ड है ना। देखो, हम लोग चीजों को तभी हासिल कर सकते हैं जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। I cannot get the my higher goal if I will not succeed in the smaller achieving the smaller goals. अगर हम small goals को ही नहीं पा पाएंगे तो higher goals तो possible नहीं हो पाएंगी। तो रास्ता जो है टुकड़ों टुकड़ों में आपको तय करना होता है। तो यहाँ पे वही बात की गई है, पहले वाले पॉइंट में हम लोग टुकड़ों टुकड़ों की बात कर रहे थे, अब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। सो इट इज सेंटर्ड ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस, ये जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर सेंटर्ड होता है, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ rather देन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म फोकस में हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, राइट, शॉर्ट टर्म्स के बारे में नहीं सोचते। पर वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स
शॉर्ट टर्म अचीवमेंट से ही वो बना होता है लॉन्ग टर्म अचीवमेंट हमारा। तो दोनों के बारे में सोचना है। बट आपको अगर आपका फाइनल पॉइंट नहीं पता होगा तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी आपको फायदा नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के रखना पड़ेगा कि आपको ये अचीव करना है, राइट। Now the fourth point is the challenging। अब ये जो हमारा strategic intent है ये काफी ज्यादा challenging होता है। Strategic intent is meant to be ambitious and challenging to push the organization to innovate and strive for excellence। अब जैसे मेरा चैनल पिछले 5 सालों से 7 सालों से एक्टिव है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला। ये जो ग्रोथ अभी आप देख रहे हो 26,000 सब्सक्राइबर्स, ये काफी पुराना ग्रोथ है ना। पिछले 1-2 सालों से चूंकि मैंने कॉन्टिन्यूस वीडियोस नहीं डाली हैं, ड्यू टू विच आई थिंक कि जो है मेरे पास सब्सक्राइबर्स ज्यादा नहीं है या लोग रिलाई नहीं कर पा रहे हैं। बट जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था, हम लोग हालांकि हम लोग नोट्स शुरू से प्रोवाइड नहीं करते थे, हम लोगों ने बाद में प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुआ। दैट इज वाई स्टिल बहुत सारे लोग नोट्स लेते हैं, स्टडी करते हैं बढ़िया तरीके से हमारे पास से। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग है। मेरा इंटेंट तो है बड़ा बड़ा करना, लेकिन ये चैलेंजिंग है एट द सेम टाइम। अगर आप कॉन्टिन्यूअस नहीं करोगे, देखो यहाँ पे बोला गया है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको इनोवेट करना पड़ेगा, है ना। आपको नई नई चीजें तैयार करनी ट्राई करनी पड़ेंगी, एंड आपको एक्सेलेंस हासिल करना होगा अपने काम में, तभी वो जो है आप हासिल कर पाओगे। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, जो कि मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मेरे चैनल का, तो ये बहुत ही इसमें सूटेबल बैठेगा, है ना। So strategic intent is meant to be ambitious and challenging to push the organization to innovate and strive for excellence। Examples of strategic intent, Toyota's intent। अब देखो यार, मैं तो अपनी बात कर रहा था, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनीज की बात हो रही है। So Toyota's intent क्या था? To become the world's most efficient automaker in terms of quality and productivity, है ना। लॉन्ग टर्म में उनका क्या जो है क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। पर इन लोगों ने उसी के ऊपर इफिशिएंट होने को लेकर के जो है अपना काम स्टार्ट किया, और अभी के टाइम पे टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी है, राइट, है ना। तो ये टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट, और सच में उन लोगों ने वो चीज को हासिल किया है। और एप्पल के इंटेंट की बात करें तो टू क्रिएट द बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन द वर्ल्ड। एप्पल का इंटेंट ये था कि दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे अलग अलग कंपनीज के द्वारा, बहुत सारे फोन्स बनाए जाएंगे अलग अलग कंपनीज के द्वारा, बहुत सारी डिवाइसेस बनाई जाएंगी, लेकिन जो एप्पल बनाएगा वो टॉप मोस्ट क्वालिटी का होगा। दैट वाज देयर इंटेंट, एंड आई थिंक दे हैव सक्सीडेड इन देयर इंटेंट, है ना। उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। So strategic intent helps organizations prioritize their resources and efforts, align employees towards common objectives and drive continuous improvement, है ना। So strategic intent आपको help करता है आपके organizations को prioritize करने में, उनके resources को आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, अपने efforts लगाओगे, अपने employees को align करोगे towards the common objective। जो main objective है उसको सभी लोगों को बताना, और उसको उनको इंस्पायर करना उस चीज को लेकर के, है ना, उनको मोटिवेट करना कि भाई ये हमारा कॉमन गोल है, इसे हमें अचीव करना है ना। तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट ही होना बहुत जरूरी है लीडरशिप में, लीडर में, ताकि वो चीजें जो है अचीव की जा सके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा वीडियो था ये, एंड आई होप कि आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने भाई के चैनल को, एंड या share this with your friends। Thank you so much। Bye bye, take care।